अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सदन की औपचारिक शुरुआत हो गई, लेकिन सदन में जिस तरह का नज़ारा है ऐसा प्रतीत होता है कि भिड़ंत बड़ी तगड़ी होने की तैयारी है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बयान आएंगे और उनके इरादे क्या हैं उन्होंने पहले ही बाहर अब जता दिए हैं। जैसे कांग्रेस का कहना है कि ये सरकारी भाषण था, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है और बाकी विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं मणिपुर पर नहीं बोले, इस पर नहीं बोले, उस पर नहीं बोले, इस मसले पे नहीं बोले, अब सरकार गई है घिर। दरअसल इस बार और पिछली बार में परिवर्तन ये है कि सरकार वही है, मंत्रिपरिषद भी करीब करीब वही है, प्रधानमंत्री भी वही हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, लेकिन इस बार विपक्ष बदल गया है और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हुआ है। क्या इस मसले पर अगली बड़ी भिड़ंत है? और दूसरा, संगोल को लेकर बड़ा मसला फंस गया है देश में और इसकी लड़ाई बड़ी लंबी खींचने वाली है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब ये लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बहुत ही करारी भिड़ंत की तैयारी चल रही है और ये भिड़ंत कोई मामूली नहीं होगी, क्योंकि इस बार का सदन बदला हुआ है। इस बार के सदन में जो मैंने एक खास बात नोट की और आप लोगों ने भी देखी होगी, इस पर विचार किया करिए, सोचा करिए। सदन चल रहा हो तो सुना करिए और वहाँ की किसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, कौन क्या बोल रहा है, वो कॉम्बिनेशन तलाशा करिए। ये मेरी छोटी सलाह है आप लोगों को। इस बार के सदन में खासियत ये है कि यूथ अधिक आया है जीत कर पहले के मुकाबले। इस बार युवाओं की संख्या पहले के मुकाबले अधिक है, सत्ता पक्ष की तरफ भी, ट्रेजरी बेंच में भी और अपोजिशन की बेंच में भी। आप पहली कतार देखिए, दूसरी कतार देखिए और फिर पिछली वाली सदन से इवेल्युएट करेंगे तो आप पाएंगे कि 30-35% लोग, 40% लौटे ही नहीं, उनका करियर द एंड हो गया, या आप कभी संघर्ष करके जीत के आए तो अलग बात। तो इस बार चेहरे बदले हुए हैं, यूथ अधिक हैं सत्ता पक्ष में, लेकिन प्रतिपक्ष में यूथ अधिक जीत कर आया है इस बार। तो इस बार की जो बहसें होंगी, इस बार का जो इंथुजियाज्म होगा, वो पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल अलग होने वाला है और सदन की गंभीरता भी इस बार दिखने वाली है, क्योंकि सत्ता पक्ष के मुकाबले प्रतिपक्ष भी उतना ही ताकतवर है और उनके नंबर्स भी अधिक हैं। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रूप में प्रतिपक्ष में दो नेता हैं जिनको लोग सुनते हैं, और उधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं। लेकिन उधर भी बहुत लोग नहीं लौटे, हार गए, चुनाव हार गए। इसलिए मैं कहता हूं कि सदन की कार्रवाई सुननी और देखनी चाहिए। तो आज राष्ट्रपति के 52 मिनट के अभिभाषण में क्या खास बात थी? बहनों भाइयों, राष्ट्रपति ने कृषि से लेकर रक्षा और विज्ञान से लेकर किसान तक की बात की। हाँ, ये ठीक बात है कि विपक्ष के जैसे आरोप लगते हैं कि इस मुद्दे पर नहीं बोले, उस पर नहीं बोले, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई उनका अपना अभिभाषण नहीं होता है। ये सरकार जो चाहती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को वो बोलना पड़ता है। राज्यों में ये परंपरा का राज्यपाल निर्वहन करते हैं और दिल्ली में इस परंपरा का निर्वहन राष्ट्रपति को करना होता है। लेकिन एक अलग ही लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई है संगोल की, संविधान की। आज सुबह बाहर संगोल पे लड़ाई चल रही थी और अंदर संविधान पर झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जब शशि थरूर शपथ लेने जा रहे थे और उन्होंने शपथ के बाद जय संविधान कहा तो स्पीकर ने उन्हें टोका। जब टोका तो दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए और उन्होंने आपत्ति जताई, तो सख्ती से डांट के उनको स्पीकर ने बिठा दिया। ये मसला भी आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मान सम्मान अपमान तक से इसको जोड़ लिया गया। और हमारे देश में बहुत बड़ी प्रचलित परंपरा है, किसी व्यक्ति के बारे में जब कुछ होता है ना, तो फौरन वो उसकी जाति का अपमान हो जाता है और फिर जाति का अपमान मतलब कम्युनिटी खड़ी हो जाती है और एक नया वितंडा शुरू हो जाता है। कई बार ये ठीक भी होता है, कई बार उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो क्या ये संगोल और संविधान, ये दो मुद्दे पर ये सेशन चलेगा या फिर वाकई में कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल इस बार प्ले करने वाला है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष भी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदन का फ्लोर मैनेजमेंट अब पहले जैसा नहीं है। सरकार लाख कोशिश करे ये दिखाने की कि सब पहले जैसा है, सरकार पहले जैसी है, लेकिन बहनों भाइयों, बहुमत पहले जैसा नहीं है। सदन में जो आप जेस्चर दिखाते हैं वो, और आपका संख्या बल,
सदन चलती है, सरकार चलती है संख्या बल से, इमोशन से नहीं चलती, दिखाने से भी नहीं चलती, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको नंबर्स की ज़रूरत होगी। इस मामले में दिल्ली और लखनऊ बड़ा निर्दयी हैं, वो इमोशंस पे नहीं चलते हैं, नंबर्स पे चलते हैं। अगर नंबर हैं आप राजा हैं, नंबर नहीं है आपको कोई नहीं पूछेगा। चिराग पासवान को देख लीजिए, एक टाइम तो घर से निकाल दिए गए थे, रहने का तक का इंतजाम नहीं था। अब 5 जीत के आए हैं, उनको गोद पे उठाया गया है, उनकी इज्जत है। इज्जत क्यों है? क्योंकि जीत कर आए, नंबर से उनके पास नंबर है। दिल्ली लखनऊ में वेलकम, नंबर नहीं है घर पे बैठिए। क्या ये संगोल और संविधान पर लड़ाई आगे बढ़ेगी और राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएगा? अब जब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट चलेगी तो निश्चित तौर पर उसके बहुत आयाम आपको देखने को मिलेंगे। और अब लोकसभा भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार वक्ता बड़े अच्छे अच्छे आए। तो कुछ आप बयान सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार का भाषण था, और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? राष्ट्रपति जी का भाषण इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके भाषण में, और देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है ये पूरा आज उनके भाषण में आया। इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? विपक्ष जो रटी रटाई बातें होती हैं पुरानी, वही बोल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार का फ्यूचर का जो प्लान है वो स्पष्ट झलकता है। राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे। लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, आसिफ रिजवी यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, ये देश संगोल से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? और आर.के. चौधरी ने जो मुद्दा उठाया है, बीजेपी का क्या रुख है इस पर? देखिए, आर.के. चौधरी का मुद्दा बकवास है और निश्चित रूप से उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। ये देश संविधान से चलेगा और देश हमेशा संविधान से चला है। संविधान का गला किसने घोटा, संविधान को बदला किसने, ये देश जानता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो संविधान की बात करते हैं, समय समय पर संविधान को धता बताने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया। ब्रजेश से कांग्रेस पार्टी के जेहन में था, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, जिस कांग्रेस ने 25 जून हम सब ने इमरजेंसी को याद किया काला दिवस के रूप में, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के अपनी ताकत को बढ़ाया, जुडिशरी की ताकत को कम किया। देश के अंदर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, चाहे साहबानो केस होगा, चाहे और भी घटनाएं हम बता सकते हैं, जिसमें कांग्रेस ने देश के संविधान का गला घोटा। और वो कांग्रेस आज संविधान की किताब लेके राहुल गांधी शपथ लेते और ये बताते कि साहब भारतीय जनता पार्टी तो संविधान विरोधी है। समाजवादी पार्टी, जिसके नेता मुलायम सिंह ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और हाई कोर्ट पर हमले की बात किया था। हल्ला बोल किसने कहा था भाई? हाई कोर्ट पर हल्ला बोलेंगे, मीडिया पर हल्ला बोलेंगे, ये सब मुलायम सिंह जी ने किया था। बिल्कुल किया था मुलायम सिंह ने, बिल्कुल मुलायम सिंह ने हल्ला बोल का नारा दिया था। और जमीन भी कब्जा की थी। होना चाहिए ब्रजेश दी, 93 की वो सरकार, 93 की वो सरकार आपको याद होनी चाहिए। मैं यही तो आपको याद दिलाना चाहता हूं। नहीं, जमीनें भी कब्जा की सर उन्होंने। हाई कोर्ट पर हल्ला बोलने की बात हुई थी और मीडिया पर हल्ला बोलने की बात हुई थी, जमीनें कब्जा करने की बात हुई थी। जो जमीन सर जब इतने गलत थे मुलायम सिंह यादव, तो आपकी ही सरकार ने पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न के ठीक पहले वाला,
बीजेपी की ही सरकार ने नेताजी को दिया। तो इतने खराब आदमी थे तो उनको इतना बड़ा अवार्ड कैसे सर? ब्रजेश जी, वो आपके लिए नेताजी हो सकते हैं, हमारे लिए वो नेताजी नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो नेताजी नहीं है, आपके लिए नेताजी हो सर। सकते हैं। पूरी बीजेपी सजदा करने से पाई गई थी सर। आप कहो तो मैं वीडियो निकाल के दिखा दूं। नहीं ब्रजेश जी, संवेदना व्यक्त करना किसी के भी मरने पर, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और हम अखिलेश यादव नहीं है। मुलायम सिंह जी मरे तो हमारी पार्टी के नेता गए सैफई तक, लेकिन अखिलेश यादव, कल्याण सिंह मर गए, यही लखनऊ में उनकी बॉडी रखी थी, एक फूल भी चढ़ाने नहीं गए अखिलेश यादव। ऐसे लोगों से आप, विचित्र दशा है, संविधान की बात सोचते हैं, आपको कल्पना करते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने गुंडों को पाला पोसा, जो संविधान की धज्जियां उड़ाते थे, जो सर मुझे यही तो आश्चर्य है। मैं तो आपकी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आपकी भावना के हिसाब से उनको कैसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला? आप हमको, ये बड़ा मतलब अचरज की बात है। नहीं, मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव जी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके मरने पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए, इसी माल एवेन्यू में से उनके घर की दूरी 500 मीटर भी नहीं थी। अगर गए हों, उनके गांव गए हों, उनकी संवेदना में गए हों, तो आप बता दीजिए हमको। सर जिनके पास संवेदना नहीं है ब्रजेश जी, इतना बड़ा अवार्ड क्यों दिया? उनको आप संविधान का रक्षक मानते हैं, और जिसने इमरजेंसी के अंदर जेल जाने का काम सर, मैं तो बाकी के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये बता दो कि मुलायम सिंह यादव नेताजी को पद्म विभूषण क्यों दिया? फिर 77 में ब्रजेश जी, पद्म विभूषण मेरे घर का नहीं है। पद्म विभूषण की किसी भी पुरस्कार के लिए एक प्रक्रिया होती है, वो मेरे घर का नहीं है कि मैं ब्रजेश जी को दे दूं और किसी और को, और मैं जो है बीरेन्द्र सिंह जी को दे दूं। आपके हाथ होता तो आप मुझे अब तक दे दिए होते। मैं ये बात तो मानता हूँ। मैं उस परंपरा का नहीं हूँ ब्रजेश जी, जिस परंपरा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज का सम्मान करती है, देश के साथ डिबेट आगे बढ़ाते हैं सर, सभी वर्गों का सम्मान करती है। हम सबका साथ, सबके विकास का नारा देते हैं, और हम सबके साथ काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। सबके लिए किया। ऑलराइट, बहुत धन्यवाद सर। दीपक रंजन जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये सरकारी भाषण था, तो सरकार है तो सरकारी ही भाषण तो होगा, और क्या होगा? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जो है देश के सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि बोल उनके थे, शब्द किसी और के थे। ये सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ जो है भाषण था, जिसको आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने पढ़ा, जो कि पूरी तरीके से एक झूठ का पुलिंदा था। अगर कहीं मार्किंग होगी तो 10 साल के अगर कार्यकाल के, अगर आप इनको हमसे अगर आप कहेंगे तो कहीं अगर माइनस मार्किंग हो रही होगी तो मैं इनको मार देने का काम करूंगा। ये $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, ये देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जब देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है तो आज हमारा किसान बदहाल क्यों है? बेरोजगार जो है रोजगार के लिए क्यों तरस रहा है? अरे जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दीजिए, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम आप क्या कह सकते हैं? ये संगोल कहाँ से उठ गया? नहीं देखिए, संगोल आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो दलित समाज से, वो कह रहे हैं मानसिक दिवालिया। आधा मिनट में क्या कहा? मानसिक दिवालिया है। आधा मिनट में समीर भाई की बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जमीन सरकारी और हमारी, ये ना मालूम क्या बात कर रहे थे, लेकिन जिसको ये अपने गोद में बिठा लिया ना, ओम प्रकाश राजभर को, ओम प्रकाश राजभर ने खुले मन से सोनभद्र में कहा था ब्रजेश जी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और अपने कार्यकर्ताओं से कहा था निकल करके बाहर जाओ और सरकारी जमीनों को कब्जा कर लो। ये शायद इन्होंने नहीं सुना होगा। अगर जिसको हमारे वहां कोट कर रहे हैं, हमारे नेताओं के ऊपर कोट कर रहे हैं, अगर एक भाषण उस तरीके का सुना, मुंह से निकल गया। नहीं, मुंह से कैसे निकल लेगा? आपने पूछा तो उनसे, आपने पूछा। और रहा सवाल देखिए कल्याण सिंह जी का, कल्याण सिंह जी को इन्हीं की पार्टी ने दरकिनार कर दिया था।
वो तो हमारे आदरणीय नेताजी थे जिन्होंने उनको सम्मान दिया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक उनका कद रहा है। यही लोग थे जिन्होंने उनको पार्टी से निकाला था, नेताजी थे नहीं, तब मैं रिपोर्टिंग में था, एक चैनल पे काम कर रहा था। जी। मैं खुद इस घटना को देखने कल्याण सिंह के घर पहुंचा था जी। मुलायम सिंह और अमर सिंह आए थे और उनको नेताजी लाल गए थे। टोपी पहने नेताजी व्हीलचेयर पे मैं गए था थे। उस वक्त, मैं नेताजी रिपोर्टिंग व्हीलचेयर में पे ही गए थे और मास्क लगा के गए थे, सबने देखा था, देश दुनिया ने देखा था। अभी नहीं देख पाते इन्होंने, पता नहीं नहीं, लेकिन उनकी एक शिकायत है कि भाई जब उनकी मृत्यु हुई तो 2 फूल चढ़ाने जाना था, क्यों नहीं गए? अरे तो नेताजी गए तो थे, वो अखिलेश जी चाहते वो भी चले जाते। अब इनसे ये भी तो पूछिए कि कल्याण सिंह जी को उन्होंने दरकिनार करने का काम क्यों किया था? कल्याण सिंह को क्यों उन्होंने पार्टी और से, आप लोग इतना गलत काम किए, पद्म विभूषण कैसे मिल गया आपको? वो किसने गलत किया है, किसने सही किया है, वो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भी दिखा दिया किस तरीके से इनको, इनके 7 साल के इनके काम को और 10 साल के इनके केंद्र के कामों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने नकार भाई दिया। वो संविधान बचाएंगे ना, वो तो लगे हैं सरकार में है, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? भाई हम कहाँ संविधान को खतरे में, हम बता रहे हो संविधान को कौन बर्खास्त कर सकता है, कौन खारिज कर सकता है, वो तो इन्हीं के लोगों ने कहा था। लल्लू सिंह, अगर इनके अंदर नैतिकता है, उसी का तो पहाड़ रचा आपने चुनाव में। अरे तो आप कह रहे हैं कि वो अगर कोई इनके मुद्दा अंदर, नहीं अगर है। समीर भाई के अंदर, अगर समीर भाई संविधान के रक्षक हैं और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो अभी लल्लू सिंह जी को पार्टी से निकाल दें। अनंत कुमार हेगड़े को भी बोलते हैं कि हम पार्टी से निकालते हैं। ऐसे ही हार गए, देखो क्या हाल हुई लल्लू सिंह दिव्या की। कुमारी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटा दें। उन लोगों ने कहा, हमने क्या कहा? ऑल राइट, मैं आसिफ रिजवी जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस को किस बात का एतराज है और ये बार बार रोज आप संविधान के मसले पर सदन में हंगामा हो रहा है। अब संविधान के आगे भी बढ़ना है, हमें कुछ और भी काम करने हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा भी। समीर भाई ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर हैं, और इन्होंने देश के चुने हुए एक सांसद को केवल उसकी जाति की वजह से क्या कहा? मानसिक दिवालिया है। किसको? आर.के. चौधरी जी को। आप तो उसमें दलित कहाँ से आ गए? नहीं, क्यों नहीं आ गया? क्या मतलब, क्यों कह रहे हैं भाई? अगर ये क्यों कह रहे हैं? इनकी आप तय अपने सांसद को कह सकते हैं। महिलाओं से बलात्कार का जिसके ऊपर आरोप लगा उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एक शब्द उसके खिलाफ बोल पाई है, बल्कि टिकट उसके बेटे को टिकट दे दिया। इनको इसलिए बोले कि दलित हैं? क्यों बोले ये बताएं, जवाब दें ना। मानसिक दिवालिया इनको क्यों लग रहे हैं? कौन? आर.के. चौधरी। चौधरी जी क्यों मानसिक दिवालिया लग रहे हैं? भाई देश के चुने हुए किसी सांसद को आप इस तरह से संबोधित तो ये करेंगे एतराज चैनल के दीपक ऊपर? रंजन को होता ना, आपको क्यों है? नहीं, भारत की राजनीति में अगर किसी भारत की जनता ने किसी को चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजा, उसके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करेगा तो भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हम तो किसी संगोल या संविधान? बिल्कुल नहीं। संविधान है तो संगोल नहीं होना चाहिए ना। संविधान है तो संगोल नहीं होना चाहिए। वहां संविधान के प्रति लगने तो के लिए क्या राजदंड होगा? है, राजदंड। देखिए, एक बात समझिए, राज दरबारी नहीं चल रही ना, अब देश संविधान से चलेगा। और संविधान अच्छा, की वहाँ प्रति लगा बनाने है में तो कौन दिक्कत सा है। एतराज है? अच्छा ये आपका कुछ ले ले। बताइए, संविधान की कोई कॉपी लग जाएगी तो क्या टैक्स लग रहा एतराज है? संविधान की कॉपी लग जाएगी तो क्या एतराज है? ये एतराज है ना कि ये एक चुने हुए सांसद को जो दलित समाज से आता है, ये उसको जो है मानसिक दिवालिया नहीं कह पाएंगे। यही है ना। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि देश के चुने हुए एक सांसद के बारे में ऐसे संबोधित कर रहे। सोचिए देश की जनता को क्या कहते होंगे। तो इसका संगोल से क्या ताल्लुक है भाई? बिल्कुल, बात तो इन्होंने उठाई थी भाई। वो चुने हुए सांसद हैं, सांसद ने जहां चुन के गया अगर कोई बात उठाई है ये तो आप शब्द पकड़ के चल इनको रहे हो। माफी मांगनी चाहिए। किसको माफी मांगनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी के अंदर नैतिकता तो नहीं। ये बताओ, संगोल या फिर संविधान? क्या संविधान, करना है? और संविधान की वहां कॉपी लग जाएगी तो इनको परेशानी क्या है? क्या दिक्कत है? संविधान से चढ़ क्या? और रही बात संविधान की, बता रहा है संविधान में चलते हैं। हाथरस में एक बलात्कार, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, रात में डीएम एसएसपी ने तेल छिड़क के उसकी चिता को आग लगा बहुत दिया। शुक्रिया संविधान में आपका। लिखा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आपका स्वागत देवकी नंदन जी। अब आप जब लोकसभा का दृश्य देखते हैं तो उसमें किस तरह का बदलाव पाते हैं, और अब आप क्या अपेक्षा करते हैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से, और प्रतिपक्ष से खास तौर पर, ताकि ये पता चले ना कि सरकार काम कैसे कर रही है? नहीं, लोकसभा ये जो है ये पूरी तरीके से बदली हुई लोकसभा है। ये 2014 और 2019 की लोकसभा नहीं है, ये 2024 की लोकसभा है। और इस लोकसभा में चूंकि विपक्ष काफ़ी मजबूत है, 10 साल बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिला है इस सदन को। इससे पहले सरकार ने नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया, वैसे भी उनका संख्या बल नहीं था, इस वजह से भी नहीं दिया। लेकिन इसी वजह से जो इस बार नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं मिस्टर राहुल गांधी, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता रहा है कि राहुल जी चुनाव हुआ छुट्टी चले गए,
चुनाव हुआ तो यहाँ इटली चले गए, थाईलैंड चले गए, मतलब क्या क्या बातें होती थी। लेकिन पहली बार चुनाव हुआ, उनके बारे में कोई चर्चा, अब राहुल गांधी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस वजह से नहीं कर रहा अब वो है पहली बार किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आए हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारियों से पता चलेगा कि वो कितना सीरियस है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आने की वजह से नहीं कोई चर्चा कर रहा है, ये बात नहीं है। बात ये है कि राहुल गांधी ने एक अपना ऑरा खड़ा किया है इन 10 सालों के भीतर, खासकर ये 2024 तो के भैया चुनाव क्या में। बदला? सरकार वही, प्रधानमंत्री वही, गृह मंत्री वही, लेकिन विपक्ष बदल स्पीकर गया। भी वही। लेकिन विपक्ष बदल गया। और जो बात अभी आपने बदला क्या? बदला सबसे बड़ा बदला ये हुआ है कि ये जो संविधान पर जो चर्चा हो रही है, क्या इससे पहले संविधान पर सदन में चर्चा होते सुना आपने इन 10 सालों के भीतर? या इससे 10 साल से पहले जो यूपीए की भी सरकार थी, कभी संविधान पर चर्चा होती थी? कभी नहीं होती थी। दरअसल ये जो संविधान का मुद्दा उठा करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जो इंडिया ब्लॉक है, इससे तो संविधान का नाम सुन के बीजेपी चिढ़ती है क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बीजेपी चिढ़ती है, लेकिन बीजेपी चूंकि धर्म की राजनीति करती है, धर्म और संविधान दोनों कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो संविधान है वो किसी धर्म से नहीं चल सकता है। बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी राम की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ये 2024 के चुनाव में संविधान ने एक तरीके से धर्म की पॉलिटिक्स को किनारे किया। हालांकि अब आप विपक्ष को मानते हैं कि वो ज्यादा आक्रामक होगा? बहुत तेज आक्रामक। क्या जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि शपथ के साथ ही आक्रामक हो चुका है। जिस तरह शपथ के दौरान टिप्पणियां हो रही हैं, जैसे अभी आपने शशि थरूर का नाम लिया, इससे पहले पप्पू यादव ने जैसे अपने शपथ खत्म कि उन्होंने नीट का मसला उठाया, मतलब ये सारी बातें एग्रेशन रहेगा और इस एग्रेशन से पब्लिक को लाभ होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं मोहन भागवत जी का एक बयान आपको याद दिलाना चाहूंगा। मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले, जिस दिन उन्होंने सवाल उठाया इस सरकार को लेकर के, मणिपुर को लेकर के सवाल उठाया, मोहन भागवत जी ने कहा कि हम पक्ष हैं और वो प्रतिपक्ष हैं। जो विरोधी पक्ष कहा जाता है, ये बात गलत है। पक्ष और प्रतिपक्ष, जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सत्ता पक्ष की जनता के प्रति, उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी है सत्ता के प्रति। तो हमको प्रतिपक्ष के साथ मिला करके चलना चाहिए। वैसे देखिए, 1950 से ये सब परंपरा शुरू हुई है, जो सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की, ये तो हर साल होती है, और 1 साल का रोड मैप जो है राष्ट्रपति उस सरकार का प्रस्तुत करती है। ये संगोल और चलेगा या फिर अभी रुक जाएगा? नहीं, ये तो मैं जब संविधान, तो मुझे लगता है कि जो अगला चुनाव होगा 29 तक, या उत्तर प्रदेश, जितने भी चुनाव देश में होंगे, ये संविधान हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि संगोल का नाम सुन के कांग्रेस भी दखती है और संविधान का नाम सुन के बीजेपी वाले देखिए, मतलब ये कुछ मतलब डिस्टर्बिंग टाइप का चीज हो गई है। देखिए क्या है कि संगोल के पीछे बीजेपी की एक पॉलिटिक्स थी, और वो पॉलिटिक्स ये थी, संगोल का धर्म को और स्थापित करने की पॉलिटिक्स थी, लेकिन हुआ वो नहीं चला। वो एक तरीके से अगर आप कहें, देखिए, राम का मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं चला, लेकिन हाँ कई स्टेट में चला। आप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो क्यों मिली है? इसी राम की वजह से मिली है। तो उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा नहीं चला, लेकिन कई और स्टेट में चला। मध्य प्रदेश में चला राम का मुद्दा, मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिक्स मिली, गुजरात में चला, छत्तीसगढ़ में चला, उत्तराखंड में चला, ये सारी जगह चला, बीजेपी ने जीत ली। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चला, जहां राम आते हैं, जहां इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ क्या चला? यहाँ संविधान चला। अच्छा, तो यहाँ जो संविधान चला, उस संविधान मैं देखता हूं कि अखिलेश यादव का जितना भी पॉलिटिकल मूवमेंट इस समय दिल्ली में हो रहा है, अवधेश प्रसाद उनके साथ चलते हैं। अब देखिए, ये तो वही हुआ ना कि और आगे बिठाए रहते हैं। अब अवधेश प्रसाद मतलब वो जस्ट एक जीती हुई, जैसे ट्रॉफी या कप होता है ना, कि रखे हैं बगल में, भाई देखिए, ताकि और मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो सामने वाले। देखिए अभी क्या है, ऐसा है या बिल्कुल आप मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूं? नहीं, आप एकदम सही सोच रहे हैं। अगर मेरठ की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत गई होती, तो दूसरे जो सुनीता वर्मा भी अखिलेश यादव के बगल में बैठती। क्यों? किसको हराती वो? रामायण के राम को, टीवी के राम को हराती वो। और अयोध्या एक प्रेस्टिजियस सीट इस वजह से रही, फैजाबाद जो लोकसभा सीट है, प्रेस्टिजियस इस वजह से भी रही क्योंकि राम मंदिर का को देख के बीजेपी ट्रेजरी बेंच डिमोरलाइज होती है। नहीं, देखिए, चूंकि ये जो पूरा बेल्ट है अवध का, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पासी बिरादरी से लोग आते हैं, लेकिन इस चुनाव में
सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी की बजाय पासी में ये अखिलेश भी तो यादव अभी को वही हुआ कह रहे थे। अखिलेश यादव को हुआ है। तो अखिलेश यादव को जो फायदा सच कहने हुआ में है, क्या डर है? नहीं कोई नहीं। मैं ब्रजेश जी आता हूँ, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। ब्रजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप मुझे बताइए कि पिछली बार की पार्लियामेंट और इस बार की पार्लियामेंट में आप किस तरह का परिवर्तन पाते हैं? अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का किस तरह का आपस में बिहेवियर होगा? क्योंकि अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, शपथ की, स्पीकर चुनने की, अब सब प्रक्रिया हो गई है। मुझे लगता है कि अब आज अभिभाषण भी हो गया है, अब एक रूटीन कामकाज लोकसभा में शुरू होगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? ब्रजेश जी, इस बार काफी अंतर है 2014 के और 2019 के लोकसभा चुनाव। जो लोकसभा का जो परिदृश्य था उससे इस बार काफी अंतर आपको दिखेगा। वास्तव में जो लोग सोच रहे थे कि टकराव होता रहेगा, टकराव एक तरफ से नहीं होगा, टकराव दोनों तरफ से होगा। आपको 2-4 दिन में आपने देखा होगा सहमत हैं कि कैसे एक तरफ अपनी अपनी गोटी चलने का प्रयास हुआ। जैसे लोकसभा अध्यक्ष के लिए साहब, हम नहीं मानेंगे, हम अपना अध्यक्ष बैठाएंगे, हम आपकी उप सभापति का भी वो नहीं मानेंगे। तो इस तरह के टकराव चलते रहेंगे और विपक्ष जो है काफी आक्रामक मुद्रा में रहेगा। उसे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा जीत के आया हूं, पहले से ज्यादा मेरी सफलता है, पहले से ज्यादा लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। ये टकराव होंगे तो संगोल जैसे मुद्दे भी उठेंगे, संविधान जैसे मुद्दे भी उठेंगे और ये चलता रहेगा। अब संगोल वाला बात है, अपने अपने लक्ष्य हैं। बीजेपी का लक्ष्य तमिलनाडु और केरल। अब तमिलनाडु में ये संगोल, देखिए पिछले साल क्या किया गया कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में वो सारे चीजें ढूंढ के लाए जिससे तमिलनाडु में इनका जनाधार बढ़ सके। एक चीज आपने नोटिस की ब्रजेश जी, सरकार ये एटीट्यूड दिखाना चाहती है या इस तरह का प्रदर्शित होना चाहती है कि कुछ भी नहीं बदला, जो था वही चल रहा है, उसी तरह चलेगी सरकार। सरकार ये शो करना चाहती है। क्या सरकार जो दिखाना चाहती है वो नंबर उसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल शो करना चाहती है और ये शो करना इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि विपक्ष बहुत आक्रामक हो रहा है, विपक्ष बहुत हमलावर हो रहा है, तो वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, हम तीसरी बार सरकार में आए, तीसरी बार बहुत ये अवसर, बहुत इतिहास में अवसर दर्ज होते हैं जब कोई तीसरी बार सत्ता में आ जाए, क्योंकि तब तक तमाम नकारात्मक बातें इकट्ठा हो चुकी होती हैं। 2 बार में ही नकारात्मक बातें इकट्ठा हो जाती है, 1 बार में इकट्ठा हो जाती है। तो वो ये दिखाना चाहेंगे और जो विपक्ष है वो बताना चाहेगा कि साहब हमने आपको हिला दिया है, आपको मैं हिलाता रहूंगा, आपको परेशान करता रहूंगा। लेकिन अच्छा, आपने अवधेश पासी वाला प्रधानमंत्री ये संदेश देते रहेंगे कि कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाए, मैं तीसरी बार आ गया हूं सत्ता में और मैं जो चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। अच्छा, अवधेश पासी को आप देखते होंगे, अखिलेश यादव उनको साथ साथ लेकर चलते हैं। हालांकि वो असेंबली में मैं देखता था कि पीछे बगल में ठीक बिठाते थे अपने, लेकिन अब वो बराबरी में बिठा रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। क्या अवधेश प्रसाद बीजेपी के लिए कोई एम्बैरेसमेंट का कारण बनते हैं, इसलिए उनको सामने बिठाया जाता है? ब्रजेश जी बिल्कुल बनते हैं, मतलब वो जीती हुई ट्रॉफी टाइप की बगल में रखी है। तो जिसके नाम पर चुनाव लड़े थे, बड़ा मुद्दा था, बड़ा शोर था, सब कुछ था, लेकिन वही सीट हार जाती है। उसके कारण तमाम हो सकते हैं, लेकिन आप पराजित जरूर हो जाते हैं वहां पर अयोध्या में। तो ये जो ऐसा मुद्दा हुआ उस पर शोर भी काफी होती है, बहस भी अभी चल रही है। तो ये जो है वो ये एहसास कराते रहेंगे साहब अयोध्या जो है। तो ओवरऑल आपका ये मत है कि अब असेंबली की डिबेट्स को सुनना जबरदस्त होगा और काफी बदलाव देखने को मिलेगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं इस कार्यक्रम में। मैं वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने जिस तरह का रिएक्शंस दिए हैं, उससे आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि अब आगे आने वाले समय में सदन में किस तरह का टकराव होगा? और दूसरा, इस बार उत्तर प्रदेश वालों का काफ़ी बोलबाला मुझे सदन के भीतर दिख रहा है, और विशेष तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा वो अयोध्या वाले।
वीरेंद्र जी। देखिए, जो आज राष्ट्रपति का भाषण था वो सरकार का भाषण होता है एक तरह से, और सरकार ने क्या किया है और क्या करेगी आज। लेकिन जो बातें हुई वो तमाम सारी तरक्की की बातें हुई, तमाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हुई। लेकिन आज धारा 370 की बात नहीं आई, 3 तलाक की बात नहीं आई, CA NRC की बात नहीं आई, GST का उल्लेख नहीं हुआ। भविष्य में सरकार का जो रोड मैप होगा, जिस पर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं इस देश के लिए, जिस पर हम धार्मिक एजेंडे मथुरा, काशी, वाराणसी तमाम उसकी बात करते हैं, वो सब चीज़ों पर भी आज के भाषण में उल्लेख नहीं था। तो स्वाभाविक है कि इस देश को स्थिर सरकार तो मिली है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करने वाली सरकार, उसको अपने साथियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस देश में ब्रजेश जी एक सौभाग्य कह सकते हैं कि सरकार जब जब अस्थायी होती है तो देश तरक्की करता है, देश में संसाधन बढ़ते हैं, और इस मामले में मोदी कामयाब रहे हैं। पिछले 10 सालों में वो लगातार स्थिर सरकार चलाकर आए हैं। तीसरी बार उनकी सरकार आई है और उसने ये बताया है कि हम संविधान की मर्यादा और मंशा के अनुरूप इस देश को चलाएंगे। लेकिन संविधान का जो कहा जाए कि विपक्ष की हवा थी, वो जो समस्या थी संविधान खत्म करने का आरोप था, वो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे लाख करें, लेकिन वो किताब अपने हाथ से ये नेता छोड़ने को तैयार नहीं। विपक्ष वाले राहुल गांधी ने पैंट शर्ट छोड़ दिया, कुर्ता पैजामा पा गए, लेकिन संविधान की किताब नहीं छोड़ी। ये बड़ा बीजेपी के लिए एक मुसीबत है। ब्रजेश जी, भारत जैसे देश में जब संगोल पर बात आती है, जब भारत के इतिहास पर बात आती है, भारत के तमाम ऐसे राजाओं, योद्धाओं जिन्होंने इतिहास लिखा, तमाम संस्कृतियों का मिलन है, अगर उनको सम्मान देश की संसद के भीतर मिलता है तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारे देश की धरोहर है, और उसको जिस रूप में अगर कोई दूसरे रूप में देखता है तो वो एक राजनीतिक, आज के ज़माने में क्या चीज़ राजनीतिक रूप ले ले इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, और कब कहाँ क्या चीज़ नुकसान करने लगे। लेकिन संगोल कोई अभिशाप नहीं है, वो एक प्रतीक है हमारे गौरव का, हमारे गर्व का, हमारे स्वाभिमान का। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी के सामने समस्या यह है कि पिछली 3 बार की तरह अकेले दम पे बहुमत नहीं है, सहयोगियों के साथ है, NDA के साथ है। सब वही बन गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सब वही पुराने हैं सब लोग। लेकिन अब की बार नंबर 2 के नेताओं की भी पूछताछ ज़्यादा है। राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, शिवराज चौहान है, इनका सबका भी बड़ा महत्व दिख रहा है। तो इस अभिभाषण में इन सबकी भी योगदान को आप देख सकते हैं कि ये लोग भारत के भविष्य में और बीजेपी के राष्ट्र निर्माण में भी अब इनकी भूमिका होने वाली है या हो चली है। अब ब्रजेश जी एक कहते हैं शायद राहुल गांधी कसम खाए रहे कि जब तक उत्तर प्रदेश से नहीं जीत के आएंगे तब तक कुर्ता पैजामा नहीं पहनेंगे, शायद इसीलिए पैंट टी शर्ट अब उन्होंने उतारी। और दूसरा, वो नेता विपक्ष बन गए हैं। नेता विपक्ष एक तरह से भविष्य के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी होता है। ये सब राहुल गांधी, अरे मैं कई लोग को देखा ट्विटर और फेसबुक पे बड़े हर्ट हो गए हैं कि वो टी शर्ट क्यों उतार दिए, कुर्ता पजामा क्यों पहने, वापिस पहनो टी शर्ट, बड़ा हर्ट हो गए। एक भाई तो यहाँ कांग्रेस वाले गलती से टी शर्ट पहन के आ गए, पर इनका नेता कुर्ता भी तमाम सारी लोग उन पर चर्चा करते थे। तो राहुल ने दाढ़ी भी हटवाई, ये तो सब मोदी जी भी दाढ़ी रखवाए तो लोग कहे रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह हो गए। ये तो नेताओं का अपना चलता रहता है जी। लेकिन संगोल समस्या न बने बीजेपी की, ये बीजेपी इसका इंतजाम करे। अभी तो संविधान और आरक्षण से निपट रही है,
ये जरूर ब्रजेश जी बात बार बार कही जाती है, आपने भी कहा कि आजकल अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के हाँ साथ हरदम दिखते हैं। अच्छा आप बताओ, आपको नहीं दिखते हैं? हमेशा दिखते होंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो काम राजेंद्र चौधरी करते हैं वो दिल्ली में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठा लिया। बड़ी ऊंची बात कह दी। तो ये यूपी में राजेंद्र चौधरी को डिप्रेशन आएगा और दिल्ली में अवधेश प्रसाद, बस ये है मामला। और दलित वोटों को लेकर जो संविधान का दांव चला कांग्रेस ने और राहुल ने, देखिए एक सवाल एक ये आया है कि राहुल ने पूरे देश में संविधान की किताब लेकर घूमे, लेकिन बीजेपी खाली यूपी में काहे हारी? पूरे देश में संविधान नहीं चला, यहाँ कैसे चल गया? तो यहाँ चलने के पीछे कारण है कि उनको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ताकत मिल गई, दलित को भी एक सहारा मिल गया, जिसमें एक कांग्रेस के साथ भी वो आने में आसानी समझी। दूसरा, अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से आए हुए कम से कम 20 लोगों को जो दलित समाज में काम किए थे, दलित समाज के थे, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया और उनमें से दर्जन भर लोगों को एमपी बना दिया। तो मायावती की काट मायावती के लोगों के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश में हुई, जिसकी वजह से दलित समाजवादी पार्टी तक पहुंचा। तो अब उसको रोकने के लिए अवधेश प्रसाद एक चेहरा है। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, वक्त तो चीजें सब आता है, चलता रहता है। कुमार विश्वास की एक कविता है, सुनिएगा, बहुत शानदार है कि राजवंश रूठे तो राज मुकुट टूटे तो सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो आशा मत हार पार सागर के एक बार पत्थर में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है और पतझड़ का मतलब है कि बसंत फिर आना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, अब इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। समीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब विपक्ष के एक यानी प्रतिपक्ष के एक नेता के रूप में राहुल गांधी आपकी पार्टी के यानी जो सत्तारूढ़ दल है उससे मुखातिब हैं। क्या राहुल गांधी अब आपके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट बन गए हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसमें दो बातें मैं कहूँगा। एक तो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने अपमान किया। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि सिंगोल का अपमान करना, सिंगोल के खिलाफ बातें कहना और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उनकी मानसिक दिवालियापन की निशानी है, उनकी मानसिक दिवालियापन का निशानी है। और अखिलेश जी अगर उसको समर्थन करते हैं तो मैं कहूँगा कि अखिलेश जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरा विषय, हमारे देवकी नंदन जी ने एक अच्छा विषय उठाया कि देश जो है धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। देवकी नंदन जी, कम से कम आप पत्रकार हैं, आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि देश संविधान से ही चल रहा है, हम सबकी आस्था संविधान में है। राम मंदिर पर जितना आपने प्रवचन दिया, आपको याद नहीं होगा, राम मंदिर का रास्ता संविधान से तय हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फैसले के बाद राम मंदिर बना। हमारे पास बहुमत था, हम चाहते तो उस पर कानून बना के भी बना सकते थे, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हुआ, कोई भाजपा के निर्देशन में नहीं हुआ। उसने कमेटी बनाई, राम मंदिर का जनता के पैसे से निर्माण हुआ, कोई सरकार के पैसे से नहीं हुआ। दूसरा, काशी विश्वनाथ, आपको ज्ञान वापी का प्रकरण याद होगा, आज भी हमारी सरकार है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, लेकिन जो ज्ञान वापी है उसको हमने नहीं छुआ, इस नाते कि मामला न्यायालय में है। मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि न्यायालय में है। मैं आपसे इतना विनम्र निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि कोई बात बोलने से पहले उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके तथ्यों को सही रखना चाहिए, क्योंकि अब पत्रकारों की भूमिका में है, पत्रकार है और पत्रकार की भूमिका समाज को सही रास्ता दिखाना है। दूसरी बात विजय जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष की बात पहले भी विपक्ष रहा है,
लोकसभा में जब कमजोर था तो भी उन्होंने लोकसभा को क्या किया, चलने नहीं दिया। लोकसभा के अंदर हल्ला करना, लोकसभा के अंदर बहस नहीं करना, सही बातों पर चर्चा नहीं करना, आगे भी विपक्ष वही करेगा। हमारे पास बहुमत है ब्रजेश जी, 272 की जगह हमारे पास 292 है। हमको पहले भी 272 की चाहिए थी, आज 292 है। फ्रंट रो पे बिठाए जा रहे हैं, चला रहे, पहली रो पे बैठते हैं, हर विषय पर उनके बयान आ रहे हैं और वो साथ में भी घूम रहे हैं। थोड़ा ये विचलित नहीं करती आपको ये बात? नहीं, कोई विचलित नहीं करती ब्रजेश जी। देखिए, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। वो अखिलेश यादव अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे होंगे। जो चच्चा जान और अब्बा जान की पूर्ची से सरकार की नौकरियां मिलती थी, एक विशेष वर्ग को सरकार का लाभ देते थे अपनी सरकार में। हो सकता है अवधेश जी को बगल में बैठा के अनुसूचित वर्ग के लोगों को ये कह रहे हो कि अब आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। हो सकता है, बेदीराम अंडरग्राउंड हो गए, मिल नहीं रहे। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहूंगा कि ब्रजेश जी, लोकतंत्र में विपक्ष अपनी बात कहता है, हम उसको सुनते हैं, हम पहले भी सुनते हैं। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी विपक्ष से बातचीत किया है। और विपक्ष ने क्या किया लोकसभा के अंदर? आज पप्पू यादव का जो आचरण था कल, अभी हमारे पत्रकार साथी याद नीट की दिला रहे थे। भाई, नीट पर स्पष्ट जांच होनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में कानून बनाया है, हम देश में भी प्रभावशाली कानून बना रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव का लोकसभा के स्पीकर के पास जो भाषा थी वो गुंडों की भाषा थी। क्या हमारे भाषा थी? जब भाषा होनी चाहिए। थैंक यू समीर सिंह जी, थैंक यू। लिटरली वो गुंडों की भाषा थी और इसको देश स्वीकार नहीं करता। धन्यवाद। हाँ, बोलिए। दानिश अली को जब पार्लियामेंट के अंदर कहा जा रहा था, वो क्या उनकी भाषा थी? तब भारतीय जनता पार्टी की नेता कहां चली गई थी और तब वो लोकसभा स्पीकर क्या कर रहे थे? राहुल गांधी की 1 by 1 प्लीज। समीर सिंह जी रुकिए। मैं क्या बोले सिर्फ आसिफ रिजवी बोलेंगे, बोलिए। सिर्फ आसिफ रिजवी बोलेंगे। एक सेकंड समीर सिंह जी रुकिए। राहुल गांधी की भाषा तो देश की जनता ने सुन के आपको जवाब दे दिया, और अयोध्या में भी जो आप लोगों ने घोटाला किया, मंदिर बनाने में जो घोटाला किया, उसका भी जवाब अयोध्या के लोगों ने दे दिया। जो आप बात कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट के अंदर जो भाषा चलेगी, आप बात कर रहे हैं। आपको एतराज था? एक सेकंड समीर सिंह जी, भाषा से डिबेट नहीं, एक चली होगी। एक सेकंड, आपकी भाषा बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चुने हुए सांसदों को अपमानित करने का काम करते हैं आप लोग। देश की राजनीति को गंदा करने का काम करते हैं। मेरे से बात करिए। आपने कहा मानसिक दिवालिया, उन्होंने रिपीट किया, कहा यस कमिटमेंट है। यही तो मैं कह रहा हूं, और उन्होंने दोबारा रिपीट किया। यही तो कह रहा हूं कि देश के चुने हुए सांसद को, क्योंकि केवल वो एक समाज से आता है और इनको जो है उस समाज को बर्दाश्त ही नहीं है, इनको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। संविधान का उल्लंघन तो आज भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। इस तरह से करेंगे एक दलित समाज के चुने हुए सांसद को आप कहेंगे कि साहब वो मानसिक दिवालिया है? यह है सम्मान करना? इस तरह से सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं कि देश के जो निर्वाचित चुने हुए सांसद को अगर ऐसे संबोधित कर रहे हैं तो उसकी पेपर लीक के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि देखो नीट की निष्पक्ष जांच हो रही, सीबीआई कर रही हो रही, तभी तो विधायक नहीं मिल रहा है। इनका समर्थन किया हुआ विधायक कहां मिल रहा है? ढूंढे ढूंढे मिल नहीं रहा है। भारतीय जनता आज भारत समाचार के जो कैमरामैन है वो उनके घर तक पहुंच गए और अभी तक जो है बेचारी यूपी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। आप देख लीजिए, विधायक नहीं मिल रहा है इनको। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं दीपक रंजन जी को इन्वाइट करता हूँ। दीपक रंजन जी, बीजेपी ने कई गंभीर आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अवधेश प्रसाद का इस तरह से प्रस्तुतिकरण किस राजनीतिक मकसद से कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं विजय जी ये कहना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा अंतर क्या है। 18वीं लोकसभा में सत्ता पक्ष मजबूर है और प्रतिपक्ष जो है वो मजबूत है, क्योंकि प्रतिपक्ष आवाज है पीडीए का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, बेरोजगारों का, गरीबों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, वो आवाज है, वो प्रतिपक्ष। इसलिए आज की तारीख में प्रतिपक्ष की आवाज नहीं हो तो जीत के आए हैं। इसलिए बहुत प्रतिपक्ष है। तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सब आप ही की आवाज है। हम आवाज बनकर वो भी तो जीत के आए हैं। सड़क से लेकर के सदन तक हम आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। अगर उनके हित में काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग, जो पिछले सरकारों में जिस तरीके से स्पीकर महोदय म्यूट कर देते थे, सस्पेंड कर देते थे मोर देन 150 सांसदों को। पेपर लीक पर योगी जी कड़ा कानून बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया जुर्माना, गैंगस्टर लगेगा और जमानत भी नहीं होगी और 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा। अब तो रुकेगा पेपर लीक की नहीं? ब्रजेश जी, जब अभी आरओ के पर्चे लीक हुए थे, उसके पहले टीटी का पर्चा लीक हुआ, पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ, तब भी ये कानून बना था। आप इनका पुराना वर्जन उठा करके मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए कि 1 करोड़। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके रिपोर्टर संदीप खेर को।
उस आदमी ने अपनी, जैसे क्या कहते हैं उसको, उस आदमी के पत्रकारिता और धैर्यता की मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उस आदमी ने बिल्कुल ना रैश और जिस तरीके से उनका बिहेवियर था। अगला तो आपसे बस जानना चाहता था भाई आप अपना वर्जन भी दे दीजिए, क्या सत्यता आप बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी जो इनके सहयोगी दल, कोई ये तो कह सकता है कि बेदी राम दलित हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि संगोल पर कांग्रेस ने बोला उनके लिए। देखिए तो कल को तो कोई आके कह सकता है दलित हूँ, देखिए ओम प्रकाश कोई कह रहे हैं। ब्रजेश जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कहा था कि अगर कहीं पर वो क्या कॉल लेटर आता है, कॉल लेटर जैसे आ जाए वहां बेदी राम को कॉल कर लेना, ये कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के आदमी है, मुझे गलती से निकल गया, हर बात उनकी गलती से निकलती है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ओवर टॉक में आदमी कभी कभी ना गलत बात निकाल, उसका खामियाजा जनता ने उनको, लेकिन हम चाहते हैं भाई जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे समझ से 2014-2016 का मामला है, इसी मामले में जेल जा चुके हैं वो। बेदीराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो समीर सिंह आपकी बात से एकदम सहमत नहीं है, दूसरा विषय ये है कि क्या राजनीतिक परिवर्तन आप उत्तर प्रदेश में महसूस करते हैं? देखिए, पहले तो मैं समीर सिंह जी की बात का जवाब दे दूं जी। उन्होंने या तो मेरी बात तो ध्यान से सुने नहीं हैं या उनको कोई कंफ्यूजन है। क्लियर मैंने क्या कहा कि धर्म और संविधान उत्तर प्रदेश में चला, धर्म नहीं चला जहां पर राम मंदिर बना। लेकिन ये धर्म नहीं, ये ओन करने को तैयार नहीं कि वो धर्म चला, वो भी कह रहे हैं संविधान वो गलत, वो अगर वो ये ओन करने को तैयार नहीं है तो अब क्या मैं कहूं, नहीं मैं क्या कहूं। और दूसरा चीज ये है, अच्छा एक मिनट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसे ओन करेगी कि हम धर्म पे सरकार चलाएं? बिल्कुल ये भी बिल्कुल भारत के संविधान के खिलाफ, इससे भी मैं सहमत हूं। लेकिन जहां तक पत्रकारिता के मेरे सवाल है, उन्होंने कहा कि पत्रकार है उनको निष्पक्ष बात रखनी चाहिए। पत्रकार ही तो निष्पक्ष रख रहा है, और कितने पत्रकार बचे हैं जो निष्पक्ष तरीके से बात को रख रहे हैं। हम ही आप जैसे लोग हैं जो बात को रख रहे हैं। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू किया उसी समय समीर सिंह ने पॉलिटिक्स शुरू की थी, हम दोनों ने एक साथ काम के शुरू किया था। मुझे पर्सनल नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप अपनी बात नहीं। तो पत्रकारिता हमारी जितनी है मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, और पत्रकार का सिर्फ एक काम होता है, वो सत्ता से सवाल करना, बाकी कोई काम नहीं होता है। सत्ता की चापलूसी अगर कोई कर रहा है तो वो पत्रकार, उसे मैं नहीं मानता हूं। मंदिर बन गया और अयोध्या में कितना डेवलपमेंट का काम हो गया। अब ये तो डेवलपमेंट, अब देखिए मैं इसमें कुछ कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। क्या कहेंगे? अयोध्या में मैं सालों से सुन रहा हूं कि 30,000 करोड़ रुपया अयोध्या में खर्च हुआ है। 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया मुझे कोई दे दे तो मैं लखनऊ जैसा शहर बसा दूंगा और उसे क्योटो माना जाएगा। मुझे अगर कोई 30,000 दे तो मैं, वहां क्या नहीं हुआ, एयरपोर्ट बन गया, सड़कें बन गई। तो 30,000 में एयरपोर्ट बनता है? 30,000 और भी तो काम हुआ ऐसा। और आप कल आपने इधर एक हल्की सी एक बारिश हुई, अभी तो मौसम कहीं नहीं फंसा पाए समीर सिंह को, तो अब कह रहे हो क्या? मैं समीर सिंह को नहीं फंसा रहा हूं, मैं समीर सिंह इससे अरे रामपत धसा बन जाएगा, दोबारा रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए देखिए क्या है, कोई भी चीज होती है जब डेवलपमेंट की काम होता है तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, मैं देखो हर तरह सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझे ऑब्जेक्ट मत समझो, मैं सब सवाल पूछता हूँ हर तरह का। अगर सड़क, अच्छा आप 1 सेकंड रुको, मैं समीर सिंह को कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट विषय है ना, तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। समीर सिंह जी 20 सेकंड आप इनका जवाब दीजिए, ये अयोध्या पर जो इन्होंने कहा देवकी नंदन जी। नहीं मुझे, मैं सब लोग कह रहे हैं। 10 सेकंड सर, प्लीज सर, प्लीज समीर सिंह को बोलने दीजिए। नहीं, देवकी नंदन जी भी अयोध्या होके गोरखपुर जाते हैं और मैं भी अयोध्या होके गोरखपुर जाता हूँ। कभी न कभी इनके मन में हनुमानगढ़ ही जाने का मन किया होगा, राम का दर्शन करने का। जो अयोध्या पहले थी वो अयोध्या आज नहीं है। जो सड़कें पहले थी, बिजली के टूटे तार, सड़ती नालियाँ, आज चौड़ी सड़कें हैं, बिजली की चमचमाती हुई लाइटें हैं, आज अयोध्या को बिजली मिल रही। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी, हमने 17 से लेके आज 24 तक उत्तर प्रदेश का विकास किया। अगर हम बिजली देते हैं तो अयोध्या के अंदर वो बिजली लल्लू सिंह को मिलती है तो पासी जी को भी मिलती है, पासी को भी मिलती है, सबको मिलती है। अयोध्या बदला, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो विषय आपने उठाया है वो विषय अयोध्या के बदलाव के बारे में उठाया। आपने पानी भरने की बात, अयोध्या की जहाज से दिल्ली जाएंगे, लल्लू सिंह भी जाएंगे तो अवधेश पासी भी जाएंगे और देवकी नंदन जी भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को बुलाता हूँ। ब्रजेश जी बात कीजिए। सबका विकास, ओके ब्रजेश जी, जिस तरह का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है,
जिनको नेक्स्ट आपत्ति 3 होगी, उसकी ईयर आपत्ति दूर सत्ता पक्ष करेंगे। या प्रतिपक्ष किस तरह का दबाव आपस में फेस करेंगे? ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं आपको। जिस तरह का मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, आपको क्या लगता है कि अब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इन 3 सालों में, अब जब असेंबली का चुनाव होगा यूपी में, किस तरह का दबाव दोनों के ऊपर रहेगा? देखिए प्रदेश जी, बहुत ज्यादा दबाव रहेगा और ये लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। आप देख रहे होंगे कि लगातार दोनों तरफ से ये प्रयास शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भी तमाम बैठकें कर रहे हैं, उसकी रणनीति तैयार हो रही है और दिल्ली में भी कई बैठकें होने जा रही हैं। तो ये लड़ाई बड़ी तीखी होगी उत्तर प्रदेश में। और क्योंकि विपक्ष को लगता है कि वो अब सत्ता में आ सकता है और बीजेपी को ये कोशिश है कि वो अपना किला किस तरह बचाए, तो बड़ी लड़ाई बहुत रोचक होगी उत्तर प्रदेश में। बहुत आसान नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है एक सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है, लेकिन फिलहाल अगली लड़ाई जो केंद्र में होने जा रही है वो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर है, जहां पर ये निर्णय होगा कि कौन कितनी ताकत में है। ऑल राइट ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की परिचर्चा में शिरकत की, सम्मिलित हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। और बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी दिन आज अच्छा रहा होगा और कल इससे भी शानदार होगा। नमस्कार।